हेलो गाइस, वेलकम इन शैलेंद्र एकेडमी। आई एम शैलेंद्र अग्रवाल और आज हम पॉलिटेक्निक सेकंड सेमेस्टर के सब्जेक्ट इंजीनियरिंग मैकेनिक्स के 7th लेक्चर पे बात करेंगे, जो कि यूनिट फर्स्ट बेसिक्स ऑफ मैकेनिक्स एंड फोर्स सिस्टम का अगला टॉपिक है। इसके प्रीवियस वीडियो में हमने फोर्स के बारे में सब कुछ पढ़ा था, जिसमें फोर्स क्या होता है यानी बल क्या होता है, उसकी यूनिट क्या है, उसकी विशेषताएं क्या है, उसके इफेक्ट क्या है। और एक टॉपिक छूट गया था जो कि फोर्स से ही रिलेटेड था, जिसे हमने बोला था कि हम अगले वीडियो में कवर करेंगे। वो है रिप्रेजेंटेशन ऑफ फोर्स या फिर बल का निरूपण या प्रदर्शन। मींस कि अगर किसी भी न्यूमेरिकल में या किसी भी तरीके से हम बल को रिप्रेजेंट करते हैं, उसका निरूपण करते हैं, उसका प्रदर्शन करते हैं, तो उसको कैसे करेंगे, जिसकी मुख्यतः दो विधि है या दो तरीके से हम बल का निरूपण करते हैं। जिसमें पहली विधि है वेक्टर के द्वारा और दूसरी विधि है बो संकेतन या बोस नोटेशन के द्वारा। तो हम अभी बात करेंगे सबसे पहले कि वेक्टर के द्वारा हम कैसे बल का निरूपण करते हैं। चूंकि वेक्टर की बात करें या हिंदी में बात करें सदिश, तो बल एक सदिश राशि, जिसे हमने पहले यूनिट के चैप्टर में, जहां पर हमने आपको सदिश और अदिश राशियों के बारे में बताया था, वहां पर पूरी तरीके से एक्सप्लेन किया था कि बल को बताने के लिए या बल को समझाने के लिए हमें दिशा की आवश्यकता पड़ेगी। तो बल एक सदिश राशि है और उसी का उपयोग करते हुए हम वेक्टर के द्वारा बल का निरूपण अभी समझेंगे। फिर इसके बाद जो बो नोटेशन है, उसमें बो जिन्होंने दिया कि कैसे हम बल को रिप्रेजेंट कर सकते हैं किन्हीं पॉइंट्स के द्वारा, वो हम इसी वीडियो में समझेंगे। फिर इस वीडियो में लास्ट में हम बात करेंगे प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसमिसिबिलिटी की या बलों की स्थानांतरणशीलता के सिद्धांत की। क्योंकि बल के स्थानांतरणशीलता या प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसमिसिबिलिटी का वीडियो ऑलरेडी इसी चैनल पे बना हुआ है और वो इंग्लिश मीडियम से है, लेकिन उसका एक हिंदी की बल अगर आता है बल के स्थानांतरणशीलता के सिद्धांत को लिखी, जो कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो हम हिंदी में क्या उसका स्टेटमेंट होगा वो इस वीडियो में देखेंगे और उसके साथ ही इंग्लिश वाले वीडियो की लिंक किसी के साथ शेयर कर देंगे, तो आप देख सकते हैं। तो अब हम लोग बात करते हैं कि बल का निरूपण वेक्टर द्वारा कैसे करते हैं। दो ही मेथड है, वेक्टर के द्वारा और बो संकेतन के द्वारा। तो अब हम बात करते हैं वेक्टर के द्वारा बल का निरूपण कैसे करते हैं। तो स्टूडेंट्स, अभी अभी हमने आपको बताया कि बल को रिप्रेजेंट करने के या बल का निरूपण करने के लिए या बल को प्रदर्शन करने के लिए मुख्य दो तरीके हैं। एक पहला है वेक्टर के द्वारा और दूसरा है वो नोटेशंस के द्वारा। तो हम सबसे पहला तरीका देखते हैं जो है वेक्टर के द्वारा। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है, पहले भी वीडियोस में आपको बताया गया है कि प्रॉपर नोट्स बनाइए, क्योंकि एग्जाम में ये पहली बात तो नया टॉपिक है। पहले था केवल रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर, अब रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर, रिप्रेजेंटेशन ऑफ फोर्स, अब है रिप्रेजेंटेशन ऑफ फोर्स बाय वेक्टर एंड बाय बोस नोटेशन। तो इसलिए जितना भी यहाँ पर लिखा हुआ है वो आपको लिखना है और उसी तरीके से लिख करके आना है, ताकि अगर कोई क्वेश्चन आता भी है इससे रिलेटेड तो हमें फुल मार्क्स मिले। तो अगर हम वेक्टर के द्वारा बोलते हैं या वेक्टर की बात करते हैं, तो वेक्टर का मतलब सदिश, सदिश का मतलब जिसमें दिशा होती है। और बल, अभी प्रीवियस वीडियोस में आपको बताया गया है कि बल एक सदिश राशि है। सदिश राशि में इसमें मैग्नीट्यूड भी होगा और डायरेक्शन भी होगी। मींस अगर आप किसी भी बॉडी में बल लगा रहे हैं तो उसमें आपको दिखाना पड़ेगा कि वो बल किस दिशा में लग रहा है। इसके ही साथ हम वेक्टर के द्वारा कैसे किसी बल का निरूपण करेंगे या रिप्रेजेंटेशन करेंगे उसको देखते हैं। तो पॉइंट वाइज पॉइंट आपको यहाँ पर है। जैसे अभी मैंने बताया आपको कि बल एक सदिश राशि है, इसे एक सरल रेखा द्वारा प्रदर्शित किया जा सकता है। किसी भी बॉडी में अगर बल लग रहा है तो हम उस बल को एक लाइन से एरो बना करके, एरो जरूर बनाना होगा। जैसे कि अगर ये बॉडी है और इस बॉडी में कोई फोर्स लग रहा है तो हम ऐसे नहीं दिखा सकते, हमें एरो बनाना पड़ेगा कि ये इस डायरेक्शन में लग रहा है या अपोजिट डायरेक्शन में लग रहा है। तो जब तक एरो नहीं पता चलेगा तब तक हम इसकी डायरेक्शन को नहीं बता सकते हैं। तो एक सरल रेखा के द्वारा हम बल को किसी भी पिंड पर जो लग रहा है उसको दिखाया जा सकता है। तो पहला जो एक पॉइंट है कि बल एक सदिश राशि है, इसे एक सरल रेखा द्वारा प्रदर्शित किया जा सकता है। अब अगर इसके बाद हम दूसरा एक पॉइंट देखें तो एक फिगर है, मींस एक पिंड है और इस पिंड के किसी पॉइंट ओ पर एक बल पी कार्य कर रहा है। तो ए से लेकर के ओ तक क्या हो गई, इसकी लाइन ऑफ एक्शन जो एक इमेजिनरी लाइन होती है, और ये एक हॉरिजॉन्टल एक्सिस एक्स एक्स हो गई, जिससे कि ये फोर्स 5 डिग्री पर है। यही चीज यहां पर लिखी है। चित्र में वस्तु के ओ बिंदु पर बल पी कार्य कर रहा है। ये बिंदु ओ है और उस पर एक बल पी कार्य कर रहा है। यहां बल की क्रिया रेखा, क्रिया रेखा सरल रेखा ओ ए द्वारा प्रदर्शित हो रही है, ओ ए द्वारा प्रदर्शित हो रही है। यह रेखा कौन सी रेखा, ओ ए, निर्धारित अक्ष एक्स एक्स से 5 डिग्री पर झुकी है। देखिए ये एक एक्सिस है एक्स एक्स और उससे 5 डिग्री पर ये झुकी हुई है। अतः यह झुकाव बल की दिशा बताता है। देखिए अब 5 डिग्री पे झुकी हुई है तो बता रहा है कि हॉरिजॉन्टल एक्सिस एक्स एक्स से जो इस पिंड पर बल कार्य कर रहा है वो 5 डिग्री पर है।
इसके साथ तीर का निशान बता रहा है कि बल POA पर ऊपर की ओर लग रहा है। अगर यही तीर का निशान नीचे की तरफ होता तो ये बताता कि बल x एक्सिस से पॉइंट O पर नीचे की तरफ, नीचे की दिशा OA पर लग रहा है। लेकिन अब चूंकि हमें यहां पर समझाना है तो हम एक ही दिशा लेकर के आपको बता रहे हैं, तो बल बिंदु O पर ऊपर की ओर लग रहा है। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, बल का परिमाण रेखा AO की लंबाई द्वारा प्रदर्शित होता है। अब देखिए, अब आता है परिमाण दिशा, हमें पता चल गई कि x अक्ष से 5 डिग्री पर ऊपर की ओर लग रहा है। अब बात आती है परिमाण की, क्योंकि जब तक परिमाण नहीं पता होगा तो फोर्स कंप्लीट नहीं होगा। तो अब परिमाण की बात करते हैं, तो जो परिमाण है वो रेखा AO की जो लंबाई होगी उस लंबाई द्वारा प्रदर्शित होता है। अर्थात यदि मान लेते हैं कि 50 न्यूटन का बल है, तो अब 50 न्यूटन का बल आप स्केल के द्वारा कैसे बनाएंगे, तो हम मान लेते हैं कि 10 न्यूटन का बल बराबर 1 सेंटीमीटर। तो जो आपकी स्केल होती है उसमें 1 सेंटीमीटर आपने खींचा और 1 सेंटीमीटर को 10 न्यूटन के बराबर ले लिया। तो अगर 50 न्यूटन का लग रहा है तो हम 5 सेंटीमीटर ले लेंगे। अगर मान लीजिए कि 500 न्यूटन का लग रहा है तो हम 10 सेंटीमीटर की जगह 10 न्यूटन की जगह 100 न्यूटन ले लेंगे कि 100 न्यूटन बराबर 1 सेंटीमीटर। तो जितना मैग्नीट्यूड होगा उस हिसाब से हम अपने स्केल को चेंज कर लेंगे। तो 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 10 न्यूटन। पैमाना मानकर AO की 5 सेंटीमीटर लंबाई द्वारा इस बल का परिमाण प्रदर्शित होगा। तो हम इसका मैग्नीट्यूड भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो ये हुआ वेक्टर के द्वारा फोर्स का रिप्रेजेंटेशन, की कैसे फोर्स को रिप्रेजेंट कर देते हैं। ये है क्रिया बिंदु, मींस पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ दिस फोर्स। PAO है, सरल रेखा है, लेकिन यहीं से इसकी क्या जाएगी, लाइन ऑफ एक्शन। और इसके बाद P हो गया मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन ऊपर की तरफ दिख रही जो x एक्सिस से 5 डिग्री पे। यही चारों कैरेक्टरिस्टिक्स हैं या विशेषताएं जो बल की होती हैं, जो प्रीवियस जस्ट वीडियो में पढ़ाई गई थी। 4 विशेषताएं होती हैं, एक मैग्नीट्यूड, एक डायरेक्शन, एक लाइन ऑफ एक्शन और एक पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन। मींस परिमाण, दिशा, क्रिया बिंदु और क्रिया रेखा। तो लास्ट देखते हैं, वस्तु पर बल का क्रिया बिंदु O है जो AO रेखा के एक सिरे O द्वारा प्रदर्शित हो रहा है। तो ये पूरा था वेक्टर के द्वारा हम किसी बल का कैसे रिप्रेजेंटेशन, प्रदर्शन या निरूपण कर सकते हैं। इसका एक दूसरा मेथड है जिसको बोलते हैं बोस नोटेशन, जिसको हम लोग आगे देखते हैं। दोनों ही इंपॉर्टेंट है और दोनों ही सिलेबस में अलग अलग मेंशन है। इसमें आप पूरा इसको लिख सकते हैं कि कैसे हम एग्जाम में लिखें ताकि हमें अच्छे से मार्क्स मिले। तो अब देखते हैं बोस नोटेशन। तो अब हम लोग बात करते हैं फोर्स के रिप्रेजेंटेशन या फोर्स के निरूपण के, बल के निरूपण के दूसरे मेथड की, जिसका नाम है बोस नोटेशन या बो संकेतन। जो यहाँ पर आपको लिखा है कि बो संकेतन के द्वारा हम अब फोर्स को यानी बल को कैसे प्रदर्शित करेंगे, इसको समझते हैं। इस मेथड का जनरली जो यूज किया जाता है, अगर कोई ब्रिज आपने देखा और उसके ऊपर एक आयरन का या फ्रेम्ड स्ट्रक्चर देखा होगा, तो उस स्ट्रक्चर में विभिन्न प्रकार के मेंबर्स होते हैं और उन मेंबर्स को अलग अलग नाम दे करके फिर हम या तो पॉलीगन जिसे बहुभुज बोलते हैं या फिर त्रिभुज में कन्वर्ट करते हैं। नाम कैसे देते हैं और कैसे कन्वर्ट करते हैं इसे हम अभी देखते हैं और यही आपको लिखना है, क्योंकि बोस नोटेशन BTUP के सिलेबस में इस बार ऐड हुआ है, इसलिए बहुत ज्यादा चांस है इसको आने की। तो जितना लिखवाया जा रहा है उतना आप लिखे भी और उसके बाद समझे भी। तो बोस नोटेशन में हमने पॉइंट वाइज देखते हैं। बो के संकेतों का प्रयोग सामान्य तौर पर किसी कैंची या फ्रेम, किसी कैंची या फ्रेम, वही फ्रेम जो अभी आपको बात की है कि किसी ब्रिज पर जो फ्रेम्ड स्ट्रक्चर होता है, जब चाहे वो ब्रिज रिवर के ऊपर हो या कहीं पर भी हो, तो वहां पर एक फ्रेम स्ट्रक्चर होता है। उसमें विभिन्न प्रकार, जैसे फ्रेम स्ट्रक्चर की बात करें तो ये पिलर है और इस पे एक फ्रेम स्ट्रक्चर अगर ऐसे बना हुआ है, तो इस फ्रेम स्ट्रक्चर को आप लोगों ने कई जगह ब्रिज पे देखा होगा। तो इसमें ये जो है ये मेंबर्स हैं। तो इन मेंबर्स में अगर हमें फोर्सेस फाइंड आउट करने हैं या यहाँ पर क्या रिएक्शन होगी इसको फाइंड आउट करना है, मींस क्या प्रतिक्रिया होगी, तो उसके लिए हम बोस नोटेशन का उपयोग करते हैं। तो बो के संकेतों का प्रयोग सामान्य तौर पर किसी कैंची या फ्रेम, इसी को बोलते हैं फ्रेम, के विभिन्न सदस्यों, ये हमने आपको बताया कि विभिन्न सदस्य हैं इसके, इन सदस्यों पर बल या प्रतिक्रिया को ज्ञात करने में किया जाता है। इस लाइन को लिखने पर यह भी क्लियर होता है कि हम बोस नोटेशन का यूज कहां पर जनरली करते हैं। अब हम कैसे इसको करते हैं इसको देखते हैं कि बोस नोटेशन का उपयोग कैसे करते हैं। तो इस प्रक्रिया में मींस बोस नोटेशन में बलों की क्रिया रेखाओं, ये देखिए बलों की क्रिया रेखाओं के दोनों ओर अंग्रेजी के बड़े अक्षरों में ABCD इत्यादि, मींस जितने बल होंगे उतना ही हम ABCD इत्यादि को लिख दिया जाता है। जैसे ये देखिए ये कोई पॉइंट है, यहाँ पर 4 बल PQRS लग रहे हैं। तो बलों की क्रिया रेखाओं, ये बलों की क्रिया रेखाएं हुई और इन क्रिया रेखाओं के दोनों ओर, यही पॉइंट है समझना इसमें, इन क्रिया रेखाओं के दोनों ओर, जैसे अगर हम P वाला फोर्स मानते हैं तो यही इसकी क्रिया रेखा हुई, इसके दोनों ओर हमने इंग्लिश के जो लेटर्स हैं उनको लिख दिया, यानी कि
ए और डी लिख दिया, इसी तरह क्यू में बी और सी लिख दिया, और आर में सी और डी लिख दिया, और एस में डी और ए हो गया। तो चित्र में हाँ ए बी सी डी इत्यादि को लिख देते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, इस फिगर की बात करते हैं। बल पी के दोनों ओर से खाली स्थानों में ए और बी, पी के दोनों ओर से खाली स्थानों में ए और बी, अतः पी का मान, पी का नाम जो हो गया। अब देखिए ये आपका फिगर था, इसमें हमने इनकी क्रिया रेखा यानी लाइन ऑफ एक्शन के दोनों ओर इंग्लिश के जो ए बी सी डी लिख दिया, और फिर तो पी का जो नाम बदल के हो जाएगा वो ए बी हो जाएगा, ये ध्यान रखना है। तो बल पी के दोनों ओर खाली स्थानों में ए बी लिखे हैं, अतः पी का मान बो के संकेतन के अनुसार बड़े अक्षरों ए बी से दर्शा, ये बो नोटेशन है। अब तो इसी बल को अंग्रेजी के छोटे अक्षरों ए बी द्वारा दर्शाया गया। देखिए ये पी बिल्कुल सीधी लाइन पे गया हुआ है, इसको बो नोटेशन में ए बी से दिखाया गया है। लेकिन अब जब हम इसको यहां पर कन्वर्ट करेंगे तो स्मॉल लेटर्स में ए बी, ये देखिए सीधी लाइन है, ये सीधी लाइन है। फिर इसके बाद आते हैं इसी प्रकार क्यू आर एस के नाम, क्यू आर एस के नाम, जैसे क्यू का नाम देखिए, पी का नाम क्या हो गया ए बी, ए बी, क्यू में क्या लिखा है बी सी, क्यू इस डायरेक्शन में गया है तो क्यू के इस डायरेक्शन में स्मॉल बी सी। फिर आप आर देखेंगे इस डायरेक्शन में, तो आर गया है सी और डी से, तो आर को बना दिया सी और डी, और फिर एस गया है इस डायरेक्शन में, तो यहां से एस आया डी और ए में। तो इसी प्रकार क्यू पी आर एस के नाम क्रमशः बी सी सी डी और डी, बी सी सी डी और डी ए, डीए यहाँ पे डीए होंगे, तथा बहुभुज में बीसी सीडी और डीए द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। इसमें देखिए बहुभुज में बीसी सीडी और डीए द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। बलों के नामकरण की इस पद्धति को ही बो संकेतन या बो नोटेशन कहते हैं। मींस इस तरीके से आपको फोर्स मिला था और इसमें आपने कन्वर्ट कर दिया, यही जो पूरी प्रक्रिया है। और इसमें बलों को जो नाम दिया जाता है, पी का नाम क्या हो गया ए बी, क्यू का नाम क्या हो गया बी सी, और सी का आर का नाम क्या हो गया सी डी, और एस का नाम क्या हो गया डी ए, इसी को बो संकेतन कहते हैं। इन बलों को परिमाण व दिशा के अनुसार, यहाँ तो 4 बल लग रहे हैं लेकिन कितना परिमाण दिया हुआ है कि कौन सी दिशा दी हुई है, इसी में व्यवस्थित करते हुए एक बहुभुज में त्रिभुज का रूप दे सकते हैं। देखिए जिस तरीके का यहाँ परिमाण होगा उसी तरीके से यहाँ लाइन खींचती जाएगी, जो इसका एंगल होगा उसी एंगल से ये डायरेक्शन में चला जाएगा, और फिर जो भी आकृति बनेगी उससे हम फाइंड आउट कर लेंगे कि किसमें कितना फोर्स लग रहा है। तो ये हुआ बो नोटेशन के बारे में। मींस अभी तक हमने इस वीडियो में पढ़ा है कि बल का प्रदर्शन, निरूपण या रिप्रेजेंटेशन करने की 2 विधियां हैं, एक है वेक्टर के द्वारा जो अभी हमने पढ़ी, और अब हमने पढ़ा बोज नोटेशन के द्वारा। अब इसी से रिलेटेड एक छोटा सा टॉपिक है जिसका नाम है बलों की स्थानांतरणशीलता का सिद्धांत या प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसमिसिबिलिटी। प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसमिसिबिलिटी ऑलरेडी इस चैनल में एक वीडियो बना हुआ है, लेकिन वो इंग्लिश मीडियम में है। अगर आप, चूंकि आपको हिंदी मीडियम से भी चाहिए, इसलिए हिंदी मीडियम में हम उसका अभी डेफिनेशन और उसका कॉन्सेप्ट आपको बताते हैं। बाकी इंग्लिश के लिए आप उस वीडियो में जाएंगे जिसका लिंक अभी आपको मिल जाएगा। तो अब समझते हैं बलों की स्थानांतरणशीलता का सिद्धांत या प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसमिसिबिलिटी। तो बल के प्रदर्शन या उसके निरूपण के बाद इस वीडियो में हमारा लास्ट टॉपिक है प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसमिसिबिलिटी या बलों की स्थानांतरणशीलता का सिद्धांत। यह एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो कई बार सेमेस्टर एग्जाम्स में पूछा गया है अलग अलग बोर्ड्स में। तो अगर इस बलों के स्थानांतरणशीलता के सिद्धांत की बात करें तो बहुत ही सिंपल सा सिद्धांत है। जैसे कि हम लोगों ने 4 पहिए का ठेला देखा है जिसमें कि सामान रखा रहता है और ठेला वाला उसको धक्का लगा करके आगे की तरफ धक्का देता है। अब अगर प्लेन सरफेस है और धक्का लगाने वाले का मन किया कि वो, ये मान लीजिए ठेला है और धक्का लगाने वाले का मन किया कि यहां से नहीं, अब हम यहां से इस तरफ से इसको खींचेंगे। तो देखिए अगर इस पॉइंट से इस पॉइंट यानी कि ये जो लाइन ऑफ एक्शन है ये सेम हो, मैग्नीट्यूड सेम हो, डायरेक्शन सेम हो, तो ये जो गाड़ी जा रही थी, ठेला जा रहा था, इसके पोजीशन में या इसकी जो चल रहा था मूवमेंट में कोई भी अंतर नहीं होगा। यही प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसमिसिबिलिटी कहता है। ये सबसे अच्छा एग्जांपल है। अब यहाँ पर अगर स्टेटमेंट की बात करते हैं तो स्टेटमेंट में देखते हैं यदि किसी दृढ़ पिंड, अगर हम दृढ़ इसकी बात करते हैं, यदि किसी दृढ़ पिंड, रिजिड बॉडी की ही हम बात कर रहे हैं, कि किसी बिंदु, मान लीजिए ये है वो बिंदु, ये एक दृढ़ पिंड है, रिजिड बॉडी है, इसके इस बिंदु पर कोई बल क्रियारत हो तो वह बल अपनी क्रिया रेखा कि किसी भी ऐसे अन्य बिंदु पर क्रिया करता हुआ माना जा सकता है जो पिंड के साथ दृढ़ता से जुड़ा हो। मींस अगर सीधा समझे तो ये एक बल बिंदु ए पर कार्य कर रहा है, तो अगर इसकी क्रिया रेखा को खींचा जाए तो यही इसकी क्रिया रेखा जाएगी बिल्कुल सीधे। तो अगर इस क्रिया रेखा के किसी अन्य बिंदु पर इसी बल को कार्य करता हुआ माना जाता है तो उस
जो पिंड है उसकी स्थिति में कोई भी परिवर्तन नहीं होगा। बिल्कुल क्लियर कॉन्सेप्ट है। प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसमिसिबिलिटी यानी बलों की स्थानांतरणशीलता का सिद्धांत, बल को स्थानांतरित किया जा रहा है किसी दूसरे बिंदु पर, लेकिन वो बिंदु उसी बल की लाइन ऑफ एक्शन में हो, उसी बल की क्रिया रेखा में हो जिसपे वो लगा हुआ है, जिस बिंदु पर। तो यहाँ पर ये बल कार्य कर रहा है, बल F बिंदु A पर कार्य कर रहा है, इसकी लाइन ऑफ एक्शन बिल्कुल सीधे गई। तो इसमें जो और बिंदु है B C D, अगर इन पर भी यही बल F इसी दिशा में कार्य करेगा तो इस पिंड की स्थिति में कोई भी परिवर्तन नहीं होगा। मींस परिवर्तन का मतलब जिस स्थिति में इस इधर लगाने पर था उसी स्थिति में इसकी क्रिया रेखा के किसी बिंदु पर इस बल को शिफ्ट किया जाएगा, कोई परिवर्तन नहीं होगा। यदि किसी दृढ़ पिंड के किसी बिंदु पर कोई बल क्रियारत हो तो वह बल अपनी क्रिया रेखा के किसी भी ऐसे अन्य बिंदु पर क्रिया करता हुआ माना जा सकता है जो पिंड के साथ दृढ़ता से जुड़ा हो। यही प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसमिसिबिलिटी है। और यही फिगर में है कि चित्र में एक दृढ़ पिंड के बिंदु ए पर एक बल F दाईं ओर क्रिया कर रहा है। इस बल को क्रिया रेखा ABCD कि किसी भी बिंदु B पर, C पर या D पर यदि कार्य करता हुआ माना जाए तो पिंड की प्रतिक्रिया में कोई भी अंतर नहीं आएगा या पिंड की स्थिति में कोई भी अंतर नहीं आएगा। ये फिगर है। हिंदी मीडियम वालों के लिए यहाँ पर देख करके इतना लिखिए पूरा। इंग्लिश मीडियम वालों का लिंक मैंने दे दिया है, वो वहां से देख करके उस को नोट कर लें। बाकी इस वीडियो में हमने दो चीज पढ़ी मुख्यतः, एक बलों का प्रदर्शन या निरूपण, बलों मींस रिप्रेजेंटेशन ऑफ फोर्स, और दूसरा प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसमिसिबिलिटी जो इंजीनियरिंग मैकेनिक्स के पॉलिटेक्निक के सिलेबस के हिसाब से है। अब इसके आगे वाली वीडियो में हम बल निकाय पढ़ेंगे, मींस सिस्टम ऑफ फोर्स पढ़ेंगे और उसका पूरा क्लासिफिकेशन जो कई बार सेमेस्टर एग्जाम में पूछा गया है। कोप्लेनर फोर्सेज होते हैं, नॉन कोप्लेनर फोर्सेज होते हैं, तो उस वीडियो में भी आप अच्छे से उसको देखिए और नोट करिए ताकि पूरे नोट्स आपके बनते रहें। लगभग 50 वीडियोस में आपका पूरा इंजीनियरिंग मैकेनिक्स का सिलेबस कवर होगा, चाहे वो किसी भी बोर्ड से हो, यूपी बोर्ड से, बिहार बोर्ड से। तो अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अगर आपको पसंद आ रहे हैं तो अपना फीडबैक जरूर दीजिए कमेंट के माध्यम से, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, चैनल में पहली बार आए तो सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं लेक्चर नंबर 8 में, जिसमें हम बात करेंगे बल निकाय की और उसके क्लासिफिकेशन या वर्गीकरण की। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। थैंक यू।